हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क एनर्जी इन पावर लेक्चर नंबर 2। सो पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था? वर्क और उसके टाइप्स, उसके यूनिट डिस्कस करे थे। आज हम क्या करने वाले हैं? एनर्जी और उसकी फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होती है। वर्क का यूनिट भी वही होता है, एनर्जी का यूनिट भी वही होता है। अब वर्क को करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो बेसिकली ये सब चीज़ें कनेक्टेड है और हम कह सकते हैं वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। एनीवे, अब वो चीज़ ब्रीफ करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज एनर्जी? सो रिटन अ टर्म एनर्जी हुआ है। एनर्जी बेटा, आप चलने के लिए एनर्जी, बोलने के लिए एनर्जी, तुम लोग जो सुन रहे हो उसके लिए एनर्जी, करते हो ना यार, पढ़ रहे हो तो एनर्जी। वो अगर वर्क की फॉर्म में नहीं भी देखें तो भी आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। दीवार को पुश कर रहा हूं मैं, अरे वो मूव नहीं कर रहा है, वर्क डन जीरो, लेकिन एनर्जी एनर्जी तो जा रही है ना मेरी उसमें। मैं अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू अ वर्क और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वो कैपेसिटी किसी भी वर्क को जो परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में एनर्जी क्या हो गया? इट इज योर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपली इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आसानी से हम समझा सकते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे लैंग्वेजेस में हम इसको बता सकते हैं। व्हाट इज योर एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब जैसे आपके पास एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट रहते हैं ना वर्क के बेटा, वैसे ही आपके पास एनर्जी के लिए भी एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट रहते हैं। वो यूनिट वही रहता है जो आपके पास वर्क का यूनिट होता है, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो आपकी चाहे एनर्जी रहे चाहे वर्क रहे, दोनों का यूनिट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। तो अगर मैं कहता हूँ ऐसा यूनिट आपके पास जो वर्क का रहता है वो जूल रहता है, न्यूटन मीटर रहता है, वैसे ही आपके पास एनर्जी का यूनिट भी क्या रहेगा? जूल और न्यूटन मीटर। उन लोगों को जिनको कंफ्यूजन है कि न्यूटन मीटर कहां से आ गया, वो यहां से देखना है। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क जूल, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, ये एसआई में है। अब इसको अगर अर्ग में लिखते हैं, सीजीएस में लिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है? अर्ग। तो वर्क का यूनिट आ गया है अर्ग। इसके अलावा क्या आएगा? डाइन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट आ जाता है डाइन, डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है सेंटीमीटर। सो दैट इज वी कैन कनेक्ट कि आपका एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या बन जाता है? जूल न्यूटन मीटर इन एसआई, अर्ग और डाइन सेंटीमीटर इन सीजीएस। ऑल्दो फोर्स के लिए, आपकी वर्क और एनर्जी के लिए दो तरह के यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल मतलब जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन यहां पर हम सिर्फ कौन सा यूनिट डिस्कस करते हैं? आपके एब्सोल्यूट। और उन एब्सोल्यूट यूनिट में कौन कौन से आते हैं? एसआई और सीजीएस, दैट इज जूल और न्यूटन मीटर, या फिर अर्ग और डाइन सेंटीमीटर फॉर एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब इस एक चीज को, बिकॉज हमने पहले कर रखा है, वर्क की फॉर्म में करा है पहले, याद करो। वर्क के लिए जब हमने करा था वहां भी बताया था इसके यूनिट क्या क्या है और कैसे कैसे आए हैं। अब इसको हम लेके कहां जाएंगे? एक रिलेशन पर, जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। कि आपके पास जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है वो निकाल देते हैं यार। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, पता है ना? जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, सो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, सीधा। तो जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 न्यूटन कितना होता है डाइन में? 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। क्यों? क्योंकि मेरे को जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल किस में? एसआई में। न्यूटन किस में? एसआई में। मीटर किस में? एसआई। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो न्यूटन सीजीएस में बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। वैसे ही आपका ये 1 मीटर बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो मैंने लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे 1 जूल विल बिकम इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन इनटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। अब बेसिस जब कॉमन होते हैं, पावर को आप क्या करते हो? ऐड। ये मल्टीप्लाइंग टू टर्म्स इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक मतलब 10 की पावर में जो भी होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। अब जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा जिनके बेसिस सेम है 10 10, उनकी पावर को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा सीधा। तो यहां आपके पास बन के आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 इनटू 9 सेंटीमीटर। 5 प्लस 2 क्या आ जाता है? 7। सो आपके 1 जूल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें, आपका डाइन सेंटीमीटर किसके इक्वल है? अर्ग के। तो किससे रिप्लेस कर सकता हूं? अर्ग से। इसका मतलब योर 1 जूल कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन जूल
एंड आई होप इट इज अंडरस्टूड बिकॉज हर एक स्टेप हमने ब्रेक करके करा है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सको. तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास पहले तो एनर्जी क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, फिर जूल और अर्क का रिलेशन क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ से आ गया है. अब आगे लेके चलेंगे किस पे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं हमारे पास आज जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दे विल बी लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के अंदर आपके पास जो चीज आने वाली है पहली, दैट विल बी योर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं. यार एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी, याद करो साउंड क्या होता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which obviously gives us the sensation of I mean आपके पास हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्म रहता है, स्टेटमेंट रहता है. साउंड के लिए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या अब ये क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव्स अस दैट लिबर्टी टू स्पीक. इसी तरह से आपके पास हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्ले होते हैं, फॉर्म एनर्जी. लाइट एनर्जी, लाइट क्या करता है, सेंसेशन ऑफ विजन. विजन एग्जैक्टली आपके पास आई की वजह से भी होता है, लेकिन लाइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो इसी तरह से आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी सबने सुना होगा, कौन सा एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी तुम्हारा वो एनर्जी होता है यार, याद करो वो जो हिरोशिमा नागासाकी वाला एक्सप्लोजन हुआ था, याद आया कितने लोग मर गए थे. और वो इतना डिजास्टर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पैक्ट कि वहाँ पर मुझको याद है हमने पढ़ा था कभी पर कि ये जेनेटिकली आगे चलता है. अब उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो प्रॉब्लम अभी एक फैमिली ने फील करी है, एज इफ एक पेरेंट है उनका आर्म कट गया है बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन, उस एक्सीडेंट में, उस इंसिडेंट में. अब जेनेटिकली उनकी जो फैमिली आगे चल रही है वो बगैर आर्म के पैदा हो रहे हैं. सो ये इतना डिजास्टर्स होता है. आप एसेस कर सकते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हो रहा है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो कौन कौन सी एनर्जी बात कर रहे थे हम, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी. सेल वगैरह में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी. किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में कन्वर्ट हो जाती है बाद में. तो आपके पास अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं, लेकिन हम यहाँ किस एनर्जी की बात करने वाले हैं बेटा, हम मेनली दो तरह की एनर्जीज की बात करने वाले हैं. पहला एनर्जी आपके पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी. यार काइनेटिक का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बेटा, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन. काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन. अब सीधा सा मैकेनिज्म में चल रहा हूँ, मोशन में हूँ. तुम लोग दौड़ रहे हो, तुम मोशन में हो. तुम्हारा कोई दोस्त लॉन्ग जंप मार रहा है, जंप करेगा तो मोशन में आएगा या नहीं, रेस्ट में तो होगा नहीं. तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में जब भी वो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक एनर्जी पोजेस करता है, वो एनर्जी एक्वायर करता है, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो सीधा सा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, हम बोल देंगे कोई भी बॉडी मोशन में आने की वजह से एनर्जी जो गेन करे उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो स्टेटमेंट क्या बन गया, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो इसके मोशन की वजह से जो आप एनर्जी गेन करते हो, दैट एनर्जी विल बी टेकन एज योर काइनेटिक एनर्जी. उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, विल कॉल दैट एनर्जी टू बी काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पता लग गया अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, हमें समझ आ गया है. अब अगर काइनेटिक एनर्जी समझ आ गया है तो इसको लेकर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा. अब उस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को समझने की हम कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर योर काइनेटिक एनर्जी. अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है. एक बॉडी ले ली है, पॉइंट ए पर है, इस पॉइंट ए पर है, उसको ए से कहाँ तक डिस्प्लेस करना है, बी तक. तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट एस. अब मैं जब देख रहा हूँ बॉडी ए पर है, उस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, एफ अप्लाई कर रहा है. उस एक टाइम पर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू. फोर्स अप्लाई कर दिया, अब वो ए से बी पहुंच गया, बी पर पहुंचने पर वेलोसिटी क्या बन गया है, वी. तो u से वेलोसिटी v में चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी आ जाएगा. ध्यान से, एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स अप्लाई करा है तो वो डिस्प्लेस हो गया a से b तक. डिस्प्लेसमेंट कितना है, s.
इस प्रोसेस में वो एक्सेलरेट करेगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई है, v, जो हमारे पास इस डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे किसकी फॉर्म में बेटा, आपके एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जो हम यहाँ क्रिएट करेंगे किसके लिए, आपके इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए। ऐसा करते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं ताकि हम इसको आसानी से रिलेट कर पाए। ये हमने किया क्या है यहाँ पर, वहां से शुरू करते हैं। अब ये तो हमने शुरू में बता दिया है कि वर्क का और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। क्यों यार, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो किसी पॉइंट पर अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, मैं क्या निकालूंगा, वर्क निकाल सकता हूँ। वर्क निकल गया तो मतलब एनर्जी आ गई है। अगर कहीं पर मुझको एनर्जी निकालनी है तो वर्क निकाल सकता हूँ, और कहीं वर्क निकालना है वहां पर एनर्जी निकाल दो। एनर्जी निकालने का मतलब क्या निकाला है आपने, वर्क निकाल दिया है। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रीजन, फोर्स आपके पास अप्लाइड फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एस गिवन है। हम इस एक एक्सप्रेशन में इन सब की वैल्यू निकाल के वेरीफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ तो हमने सबने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रखा है। तो फोर्स इज गिवन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाई करा है एफ, मास उसका एम है, एक्सेलरेशन ए है, तो एफ का वैल्यू एम इंटू ए आ जाएगा आपके पास, एम इंटू ए आ जाएगा। तो आप इसको मार्क कर लोगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो वैल्यू मेरे पास फोर्स की है इसमें इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करोगे तो आपका वर्क का वैल्यू क्या बन जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा एम ए, डिस्प्लेसमेंट एस है, इसको आप मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें मालूम है ना, हम लिख देते हैं एज एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वर्क क्या बन जाएगा, एम ए इंटू एस, वेयर एम इज मास, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमने ये रखा किससे, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ था, वहां से हमने इसको उठाया था। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे हम। देयर इज वन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज गिवन एज 2as। याद होगा आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो आप यहां से s का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर a का वैल्यू निकाल सकते हो। किसी एक का वैल्यू निकालोगे, इसमें इंसर्ट कर दोगे। जैसे मैं यहां से s का निकालता हूं, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एंड दिस विल बी इक्वल टू s। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। s का वैल्यू निकाल दिया मैंने यहां पर। अब ये जो वैल्यू s का है कहां इंसर्ट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, w विल बी इक्वल टू m a इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब a से a कैंसिल हो गया है, हो गया है। तो यहां आपके पास वर्क क्या बन के आ गया है, m इंटू वी स्क्वायर माइनस m इंटू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये बन के आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी योर इक्वेशन नंबर 4। इसको आप मान लीजिए आपका कौन सा इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4। तो वर्क का वैल्यू आ गया है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। द पॉइंट इज, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसके लिए आपको वर्क निकालना है, जिसका मास गिवन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आप वर्क इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर आपको बोला जाता है, तुम लोगों को पूछ लिया है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो तुम यहां तक इस पार्ट को बताओगे उनको ब्रीफ करने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अगर बोल दिया है काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहां इसके आगे लेके चलते हैं। हम बोल देते हैं अगर आपका इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u ना होता, 0 होता, तो अगर ये 0 होता तो ये फॉर्मूला बदल जाता ना आपका, क्या बनता, W विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर विल बिकम 0। तो आपका जो वर्क है बेटा, इस वर्क का वैल्यू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब वर्क इज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी। अब ये कौन सा एनर्जी है मोशन में? काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv² which is your expression for your kinetic energy. So work energy theorem के लिए ये एक्सप्रेशन और आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन रहेगा, जहां आपके पास वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगा? 1/2 mv² की फॉर्म में। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। आई होप ये समझ आ गया है। आपके पास कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया है बीच में, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको, इसीलिए फ्रेम इस तरह से किया गया है इस चीज को बेटा, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। हमारे पास इसके एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना यार मैं, जो बुलेट फायर कर दिया है, बुलेट मोशन में काइनेटिक एनर्जी, मैं मूव कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, एग्जांपल है ना काइनेटिक एनर्जी का। बॉल है यार, बॉल मैंने थ्रो करा है, किसी दोस्त की ओर थ्रो कर दिया है और वो दोस्त ने ध्यान दिया नहीं है, वो बॉल उसको लग रहा है, बॉल लगेगा तो क्या होगा? चोट लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों लग रही है भाई? वो बॉल एक सर्टेन एनर्जी कैरी कर रहा था अपने साथ, मोशन में था पहले, वो मोशन में तो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। सो दैट पर्सन टू हुम आई एम थ्रोइंग द बॉल, जिसको मैं हिट कर रहा हूं बॉल से, ही इज गेटिंग हर्ट। क्यों? क्योंकि उस बॉल ने एक एनर्जी गेन करा था, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसको चोट लग गई है। सो ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास किसके हो सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी के। फ्लोइंग वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Moving aeroplane is an example of kinetic energy. Anything which is moving, you're throwing something in air is an example of kinetic energy. क्यों? मूव कर रहा है। तो जब तक कोई चीज मूव कर रही है, आप क्या बोलोगे? That will give you an example of your simple example of your kinetic energy. That is your first part of your form of energy. इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट बेटा इसका है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है इसका पोटेंशियल एनर्जी। और ये बड़ा मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल वाला। ये कंपैरेटिवली इतना लेंथी नहीं है, डिफिकल्ट तो ये भी नहीं था, लेंथी नहीं है वो पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। जो आपका सेकंड पार्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, और वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, बिकॉज मैं आपको कंपेयर करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके पास एक लेंथी और दूसरा लेंथी नहीं है। अगर आपके पास इसको कंपेयर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, तो आप बोल दोगे पोटेंशियल एनर्जी वाला मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्रिसाइज सा है। जैसे काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। पोटेंशियल को हम रिलेट किससे करते हैं? पोजीशन। याद रखना है, काइनेटिक को मोशन से, पोटेंशियल को पोजीशन से। तो मतलब एक हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब क्या हुआ? हर एक पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? अगर हाइट पे बात करता हूँ ना, लगातार एक ऑब्जेक्ट हाइट पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसने एनर्जी गेन कर रखी है किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी गेन करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, हाइट और कॉन्फ़िगरेशन। सो एनर्जी possessed by a body by virtue of position, height और कॉन्फ़िगरेशन is taken as your potential energy. उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यार जितना उसका पोटेंशियल होगा उस हिसाब से हाइट के ऊपर वो अपनी एनर्जी गेन कर लेगा। अब यहाँ मैकेनिज्म वही है, क्योंकि ये भी एनर्जी है, तो इस एनर्जी को भी मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वर्क से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और वर्क से रिप्रेजेंट कर नहीं सकता हूँ, मैं इसको वर्क से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जैसा काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करा था एक आर्टिकल के थ्रू, एक एक्सप्रेशन के थ्रू, एक डेरिवेशन के थ्रू, वैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी को भी वैसे ही एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक छोटा सा आपके पास एग्जाम्पल लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, किस पॉइंट पर है? ए पर है। इसका मास क्या है? m। तो इसका वेट कहां वर्क करेगा? नीचे को, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg नीचे को वर्क कर रहा है। अब इसको इस पॉइंट ए से मुझे इस पॉइंट बी तक लेके जाना है। ए से कहां लेके जाना है? बी तक लेके जाना है। ए और बी के बीच का हाइट क्या है? h। तो जो मैं निकाल रहा हूं इसको या तो आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एल्स यू कैन कॉल इट टू बी पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई हैव टेकन अ बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट ए, एंड आई नीड टू लिफ्ट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। ए से बी तक लिफ्ट करना है इसको। किस हाइट पे बेटा? हाइट h पर लेके जाना है। अब इसका वेट कहां वर्क कर रहा है? नीचे को। क्या है वेट? mg, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। अब एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, तुम में से जिसका जो भी वेट होगा यार, जितना वेट तुम्हारा है ना, अगर तुमको ऊपर लिफ्ट करना है,
उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। याद रखना है, जितना तुम्हारा वेट है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स तुम पर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि वेट तो नीचे को वर्क कर रहा है, तुमको लिफ्ट करना है, फोर्स कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर की ओर अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? वेट नीचे वर्क कर रहा है, फोर्स ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को बेटा। तो यहां पर हम आते हैं किस पर? आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मैकेनिज्म पर। हम बोलते हैं वेट कितना है? mg। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mg, और ये कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। ये जा रहा है डाउनवर्ड। अब अगर बॉडी को मुझको लिफ्ट करना है ए से बी तक, फोर्स कहां को अप्लाई करना पड़ेगा? अपवर्ड। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं, जितना उसका वेट है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स मेरे को वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स कितना रह जाएगा? फोर्स विल अगेन बी इक्वल टू m इंटू जी। यार फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो m इंटू ए, ये भी आपके पास फोर्स है। वेट भी इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। रीजन यहां पर ये जो g है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो mg यहां पर आपके पास आ रहा है। सो फोर्स आ गया mg। अब मुझको इसका डायरेक्शन कहां को चाहिए? अपवर्ड चाहिए। डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, एक में डाउनवर्ड एक में अपवर्ड। अब इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस h, डिस्प्लेसमेंट h। तो तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है s, उसका वैल्यू क्या आ गया है? h आ गया है। फोर्स आ गया है mg, डिस्प्लेसमेंट आ गया h। आसान सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं मैं, जो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है या नहीं? फोर्स क्या है? mg, तो लिख देते हैं mg। डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, तो आ गया है h। वर्क कितना आ गया है? mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h स्टैंड्स फॉर हाइट। और आपका ये वर्क, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी गेन करने वाला है इस पॉइंट पर आकर, तो आपका ये वर्क को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा PE से, वेयर PE स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, KE स्टैंड्स फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, configuration and its size। तो आपको ये चीजें ऐसे याद रखनी है, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं? याद रखना, मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने नीचे से थ्रो करा है, कौन सी एनर्जी? ऊपर जा रहा है, तो मोशन में काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं रहेगी, जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वो पोटेंशियल भी धीरे धीरे गेन कर रहा है, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, जहां से वो नीचे आने वाला है, उस पॉइंट पर जाकर उसकी एनर्जी कौन सी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी जगह पर बहुत ऊंची हाइट पर आपने गाड़ी पार्क कर रखी है, कौन सी एनर्जी? स्लोप पे गाड़ी पार्क कर रखी है ऊपर, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है? अब पानी स्टोर करते हो तुम लोग, डैम वाला मैकेनिज्म यार। डैम वगैरह में क्या करते हैं हम? वाटर स्टोर करते हैं डैम बनाकर, वहां से वाटर को एक स्लोप के साथ थ्रो करते हैं, किस पर? टरबाइन पर। क्यों? क्योंकि टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। हाइडल पावर प्लांट में यही सब तो होता है। लेकिन आपको वो जो डैम में वाटर स्टोर होता है, वो किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन के हिसाब से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके साइज के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो जाता है? आपके पोटेंशियल एनर्जी का। टेक वन मोर एग्जांपल, एज इफ आई गॉट अ पिस्टल। पिस्टल है, ट्रिगर प्रेस करते हैं, अंदर जो बुलेट होती है, बुलेट आगे चली जाती है। तो बुलेट आगे जाती है, क्यों जाती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन आपको मालूम है वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट कहां से होती है? जब आप ट्रिगर प्रेस करते हैं, अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और बुलेट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। द मोमेंट आप ट्रिगर को दबाते हो, वो ट्रिगर जो है ना, पीछे से एक टप की करके आवाज आती है, वो स्प्रिंग वो क्या करता है? उस बुलेट को छोड़ देता है। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा, वो कौन सी एनर्जी लेगा? वो आपके पास एनर्जी ले लेगा, पोटेंशियल। अब जैसे ही वो ब्रेक होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बुलेट की मूवमेंट में। और बुलेट की मूवमेंट का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जब आप ट्रिगर को प्रेस कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस हो रहा है, सॉरी आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी वहां जनरेट कर रहा है। तो आपके पास यू कैन हैव मेनी एग्जांपल्स फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। तो ये आपके पास दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थे, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी हैड डिस्कस ऑल दीज टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विद देयर एप्लीकेशंस. So that is all from my side for today's lecture. I'll come up with the next lecture of work, energy and power. Till then, see you. And one more request, like I always says, do like, share and subscribe my channel. Thank you.